हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक बार सेल स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। सेल स्ट्रक्चर इसलिए कि कुछ ऑर्गेनेल्स हम लोग पढ़े थे, कुछ पढ़ने के लिए बाकी रह गया था। तो चलिए आज हम लोग ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, नॉट इन एनिमल सेल्स, एंड दैट इज प्लास्टिड। आप लोग सबको पता होगा, ये एक मेन डिफरेंस भी है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। एंड प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट। अब चलिए, यहाँ पे तो फिगर मैं बना दी हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें प्लास्टिड्स का। सबसे पहले इसका अकरेंस ले लें, कहां कहां ये पाया जाता है, यानी किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। Some देखिए, plastids are found in the cells of plants, algae and some lower eukaryotic organisms। ऐसे सिर्फ ऑर्गेनिज्म हम लोग लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। प्लांट्स हमने लिख ही दिया, एल्गी हमने लिख ही दिया, तो अब बाकी क्या बचे? लोअर ऑर्गेनिज्म्स, बट यूकैरियोट, प्रोकैरियोट नहीं। हाँ, प्रोकैरियोट में है, कुछ बैक्टीरिया है जिसमें कि क्लोरोफिल होते हैं, और कुछ प्लैंकटन वगैरह, फाइटोप्लैंकटन, तो वो लोअर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को मूल रूप से प्लांट्स में या एल्गी में जो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ये ऑकरेंस हो गया उनका कि कहाँ कहाँ या किन किन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो प्लांट्स यानी हायर प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गया, और कुछ लोअर प्लांट्स भी बट यूकैरियोटिक में पाया जाता है। एक्सेप्शन में बैक्टीरिया भी है, तो उधर नहीं जाना हम लोग को। चलिए इसके बाद इससे आगे चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। नीचे लिख दूं थोड़ा सा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट, आर डबल membrane wound organelles and they contain their own DNA and राइबोसोम्स। ये देखिए उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला तो कहां कहां पाया जाता है, तो प्लांट सेल में, एल्गी और कुछ लोअर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉमन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन वाउंड स्ट्रक्चर है ये, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा अपना डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स प्लास्टिड्स आर ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, चूंकि डीएनए और राइबोसोम, इसमें भी अपना डीएनए एंड राइबोसोम है।
चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कि इसमें डीएनए भी है अपना, राइबोसोम है अपना, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड स्टोरेज। मूल रूप से अभी यहां के लिए इसका दो फंक्शन हो जाएगा। मूल रूप से इसका दो फंक्शन है, फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड स्टोरेज। और भी फंक्शन मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, स्ट्रक्चर भी डिटेल और भी मिलेंगे, बट बेसिक जो हम लोग देख रहे हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग आप लोग के दिमाग में आ ही गया होगा, चूंकि क्लोरोप्लास्ट इसी का टाइप है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो फूड मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और ल्यूकोप्लास्ट जहां फूड स्टोरेज होता है। तो ये दो मेन फंक्शन है प्लास्टिड्स के। अब चलिए हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। of three types. Chloroplast, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये भी आई थिंक आप लोग सब जानते होंगे, बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं। ये प्लास्टिड्स हो गए थ्री टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करता है या रखता है, या जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। अब ग्रीन कलर के इस पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जहां मूल रूप से फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ये इसमें कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं। और एक बात जान लीजिए कि ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एक दूसरे में एक्सचेंज मतलब कन्वर्ट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स है क्लोरोफिल कंटेनिंग जो है वो हमेशा ग्रीन ही रहेगा। आप लोग देखे होंगे नई पत्तियों को स्प्रिंग सीजन में निकलते हुए, वो कलरफुल होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस के बाद ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। तो क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा? कलरफुल पार्ट्स में, जैसे फ्लावर्स हो गए या कुछ फ्रूट्स हो गए, तो इन सब में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। इसका फंक्शन भी है फूड स्टोरेज भी, और उससे पहले एक कॉमन इसका फंक्शन जो सारे लोग जानते हैं कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस, यानी इसमें कोई कलरफुल पिगमेंट नहीं होते हैं, ये कलरलेस होता है। और जब कलरलेस है तो कहाँ पाया जाएगा? कॉमनली इन रूट्स और सीड्स और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और इसका मूल काम क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज। ये फूड स्टोरेज का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये हो गए आपके प्लास्टिड का एक टिपिकल इंट्रोडक्शन। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अब जैसे क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादातर देखते हैं पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में उसके मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, तो इन तीनों में हम थोड़ा सा ल्यूकोप्लास्ट को भी देख लें, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट का मूल रूप से काम है
भोजन जमा करना, फूड स्टोरेज। तो फूड भी स्टोर करता है ये 3 टाइप का, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा लिपिड एंड ऑयल। तो उसके अकॉर्डिंग ल्यूकोप्लास्ट को भी डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में। वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिख दे रही हूं। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ल्यूकोप्लास्ट को। एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। ये देखिए 3 टाइप्स हो गए आपके, 1, 2 एंड 3। ल्यूकोप्लास्ट इज ऑफ 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू फूड स्टोरेज, यानी फूड के टाइप के अकॉर्डिंग। अब कौन क्या स्टोर करता है? एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोरेज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, ये एमाइलोप्लास्ट, यानी वो ल्यूकोप्लास्ट जहां पे स्टार्च स्टोर रहते हैं तो उसे हम ल्यूकोप्लास्ट कह सकते हैं, बट एमाइलोप्लास्ट कह सकते हैं स्पेशली। प्रोटीनोप्लास्ट तो क्लियर है, प्रोटीन से। यहाँ प्रोटीन स्टोरेज होता है और यहाँ पे लिपिड एंड ऑयल का स्टोरेज होता है। यहाँ पे लिपिड एंड ऑयल का स्टोरेज होता है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड स्टोरेज, 2 मेन फंक्शन हो गया इसका। और उसका टाइप हो गया 3, क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको। क्लोरो ग्रीन हो गए, क्रोमो कलरफुल हो गए और ल्यूको कलरलेस हो गए। अब ये इसका मेन फंक्शन फूड स्टोरेज है, तो अकॉर्डिंग टू फूड स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट इज ऑफ 3 टाइप्स, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है यानी स्टार्च, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है और इलियोप्लास्ट लिपिड एंड ऑयल यानी फैटी सब्सटेंस। एक शुगर, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, एक शुगर, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैटी सब्सटेंस यानी ऑयल एंड लिपिड्स। तो ये हो गया आपका टोटल प्लास्टिड का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डिस्कवरी में भी जो लिखा हुआ है आपका, क्योंकि हम लोग को डिटेल इतना पढ़ना नहीं अभी हम लोग को सिर्फ क्लोरोप्लास्ट डिटेल पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर। तो मैं मिटा दे रही इन सबको। और अब थोड़ा सा डिस्कवरी देख लीजिए, फिर इसके स्ट्रक्चर में चलते हैं हम लोग। प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया था अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। 1866 में अर्नेस्ट हैकल नामक के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इसको खोजा और इसका नाम भी उन्हीं ने रखा, यानी हैकल ने ही इसका नामकरण भी किया। उसके बाद ह्यूगो वॉन मॉल ने 1837 में क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया कि एक और ऑर्गेनेल ऐसा होता है सेल के अंदर और इसमें ग्रीन कलर का होता है पिगमेंट। तो ऐसा बताया ह्यूगो वॉन मॉल ने। बट
इससे आगे फोटोसिंथेसिस के बारे में उन्होंने नहीं बताया। फिर दोबारा दूसरा साइंटिस्ट जूलियस बॉर्न सैक्स ने, ये देखिए 1837 में ह्यूगो बॉन मॉल ने बताया क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर का एक ऑर्गेनेल है सेल में, प्लांट सेल में। और फिर 1865 में जूलियस बॉन सैक्स ने बताया कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है जो ह्यूगो बॉन मॉल ने डिस्कवरी की है वो इन्वॉल्व रहता है फोटोसिंथेसिस में, यानी इसका फंक्शन डिटेल में बताया जूलियस बॉर्न सैक्स ने 1865 में। इन्होंने 66 में, यानी इससे पहले इसकी डिस्कवरी हो गई और इसके बाद फिर दोबारा जूलियस बॉर्न सैक्स ने इसके बारे में डिटेल बताया कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। अब देख लीजिए सबसे पहले क्लोरोफिल की डिस्कवरी हुई है 1817 में, 1817 में ही सबसे पहले क्लोरोफिल के बारे में कैवेंटो एंड पेलेटी ने बता दिया था कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट्स में जो कि लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफिल के बारे में ही बताया गया। उसके बाद फिर स्टडी करते करते पता चला कि अच्छा ये एक क्लोरोप्लास्ट नाम के ये ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है। फिर एक ने बताया कि हाँ पाया जाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल जिसमें क्लोरोफिल रहता है वो फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। तो इस तरह से ये डिस्कवरी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका क्लोरोफिल का, इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट का, देन क्लोरोप्लास्ट क्लियर हुआ 3 में और लास्ट में प्लास्टिड बताया गया कि ये प्लास्टिड है जो वही 3 ये टाइप्स का होता है, 3 तरह के होते हैं और इनका अलग अलग फंक्शन है और ये एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं। तो ये हो गई आपकी डिस्कवरी। अब हम लोग चलते हैं प्लास्टिड में, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में। ये देखिए है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो आउटर मेम्ब्रेन भी होंगे, इनर मेम्ब्रेन भी होंगे, मैं लिख दे रही। मैं एक बार वीडियो बना चुकी थी इसलिए थोड़ा ये लेवल किया हुआ है, बट आप लोग के डिमांड के कारण बिना माइक के बनाई थी इसलिए फिर बना रही मैं, याद नहीं रहा तो। चलिए आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में देखिए गैप है, और गैप जो है उसको क्या कहते हैं? 2 सेल के बीच के गैप को क्या कहते हैं? आप लोग सबको पता है, इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहां भी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये तो मेम्ब्रेन हो गया और ये मेम्ब्रेन बना भी होता है किस चीज का? जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का। इसमें और भी कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जो मैं बार बार कहती हूँ कि आगे चलेंगे। तो चूंकि 9th 10th तक हम लोग हर चीज बेसिक पढ़ते हैं और बेस बहुत जरूरी है, स्ट्रांग होना, तभी उस पे अच्छा बिल्डिंग बनाया जा सकता है। तो चलिए ये मेम्ब्रेन हो गए और ये भी वही काम करते हैं। आप लोग को याद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग पढ़े थे कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन।
तो यहाँ भी प्रोटीन वही काम करते हैं, आयन एंड मेटाबोलाइट्स को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ तो फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो बीच बीच में कंपाउंड्स बनते रहते हैं। तो कुछ की आवश्यकता होती है, कुछ की नहीं होती है, कुछ बाहर से भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए बहुत सारे आयंस और मेटाबोलाइट्स अंदर बाहर ये मेम्ब्रेन के द्वारा ही करते हैं। अब इसके बाद आ जाइए एक बेसिक सेमी लिक्विड सब्सटेंस जो हर ऑर्गेनेल या हर सेल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। सेल स्ट्रक्चर में उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अभी इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा, उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो ये बेसिक सेमी लिक्विड जेल लाइक सब्सटेंस है, दैट इज स्ट्रोमा। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ये जेल लाइक होता है, सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, और इसी में बाकी सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब आपका मेम्ब्रेन मिल गया, बेसिक सब्सटेंस स्ट्रोमा मिल गया। अब इसमें देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। एक ये सिक्के जैसी रचना, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, गोल गोल या ओवल ओवल, और एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। तो इस स्ट्रक्चर को थैलेक्वाइड के नाम से जानते हैं। थैलेक्वाइड कहीं से भी ले लीजिए उठा के। थैलेक्वाइड, ये सिक्के जैसी जो रचना है गोल गोल, इसको थैलेक्वाइड कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर के बीच में जो गैप है, जैसे सिक्का ले लीजिए आप, तो सिक्के की कुछ मोटाई होगी, तो ऊपर नीचे मेम्ब्रेन समझ लीजिए, और बीच में जो मोटाई है वो गैप। तो उस गैप को क्या कहते हैं, उस गैप को कहते हैं, उस गैप को ल्यूमेन कहते हैं। यानी ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उसे थैलेक्वाइड कहते हैं, और उस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर के बीच वाले गैप को ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। अब ये थैलेक्वाइड देखिए सब एक दूसरे के ऊपर अरेंज है, तो मोर देन वन थैलेक्वाइड जब अरेंज हो गए तो उन सबको एक साथ ग्रेना के नाम से जानते हैं। ये पूरा स्टैक, पूरा ढेर को ग्रेना के नाम से जानते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि आपने 10 का सिक्का लिया, तो चलिए 10 सिक्का जमा कर दिया, ढेर कर दिया, 100 रुपया हमने रख दिया, तो वो ढेर जो है दैट इज ग्रेना, और उसका एक सिक्का जो है दैट इज थैलेक्वाइड, और सिक्के की मोटाई के बीच का भाग, ऊपर बाहर का छोड़ दीजिए, बीच का भाग दैट इज ल्यूमेन। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका थैलेक्वाइड, ल्यूमेन और ग्रेना। कहीं कहीं या आगे अगर बायो में जाइएगा तो आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में 3 मेम्ब्रेन। और 3 मेम्ब्रेन कौन सा है, 2 मेम्ब्रेन आपने देखा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और तीसरा मेम्ब्रेन जो थैलेक्वाइड का रचना करता है। क्योंकि थैलेक्वाइड क्या है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही है जो गोल गोल घिर करके सिक्के जैसी रचना का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। तो थर्ड मेम्ब्रेन है थैलेक्वाइड वाला मेम्ब्रेन। यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बट ऐसे ही मैं बस बोल दी, जिनको होगी जरूरत याद रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। तो ये थैलेक्वाइड ग्रेना हो गया, ये थैलेक्वाइड हो गया, ये ल्यूमेन हो गया। कहीं से भी उठा लीजिए, ये पूरा ग्रेना हो गया, ये बीच का ल्यूमेन हो गया, ये एक एक अलग अलग थैलेक्वाइड हो गया। अब देखिए ये प्रत्येक ग्रेना, जितना भी ग्रेना है, जितना भी ढेर है थैलेक्वाइड का, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को लैमेला के नाम से जानते हैं, लैमेला। लेकिन ये लैमेला भी 2 तरह का है। एक तो देखिए स्ट्रोमा से होकर के गुजर रहा है, बीच में स्ट्रोमा भरा पड़ा है, और इससे होकर के एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना को जोड़ने का काम कर रहा है। और एक है कि ये थैलेक्वाइड के बीच में जो थोड़ा थोड़ा गैप है, चूंकि ओवल शेप का है थैलेक्वाइड, तो बीच में गैप है, वहां तक ये जब जाता है तो यहाँ पे इसको फिर ग्रेना लैमेली कहते हैं।
और स्ट्रोमा में जितना क्रॉस किया, स्ट्रोमा से होकर के स्ट्रोमा लैमेली, और जब ग्रेना में सिक्के के बीच में क्रॉस किया तो वो ग्रेना लैमेली। ये है स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, ये स्ट्रोमा लैमेली। और देख लीजिए, कहीं से भी उठा के ले लीजिए, यहां मान लीजिए बीच में, यहां इधर भी अगर जुड़ेगा तो यहां पे बीच में जो होगा वो होगा ग्रेना लैमेली, है ना। यहाँ बीच में जो होगा, यहाँ पे बीच में जो होगा, यहाँ बीच में जो है ग्रेना के, ये सब हो जाएगा ग्रेना लैमेली, और स्ट्रोमा से होके जो क्रॉस कर रहा है वो हो जाएगा स्ट्रोमा लैमेली। तो ये सब एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। वो मेम्ब्रेन का ही जो थाइलेक्वाइड बनाता है वही मेम्ब्रेन लैमेली भी बनाता है। वो मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है एक दूसरे से ग्रेना को कनेक्ट करने का। चलिए, ये हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग, इसमें डीएनए भी है, देख लीजिए, डबल हेलिकल वाला। इस तरह से, चूंकि हम लोग को पहले से ही पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ये भी अपना डीएनए और राइबोसोम रखता है, तो चलिए इसका डीएनए भी दिख रहा है आपको जहां तहां। तो ये हो गया इसका डीएनए, और राइबोसोम देख लीजिए, ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर जहां जहां भी दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, राइबोसोम। अब राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, डीएनए का फंक्शन क्या है, ये दोनों मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे आप लोग पढ़े हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम। हाँ, लेकिन राइबोसोम अकेले नहीं करता है, डीएनए मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए कोड लेके जाता है अमीनो एसिड का, तब अमीनो एसिड को जोड़ करके राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ उतना नहीं जाना, बस मैं बोल दे रही हूं एक बार। तो इतना जानिए कि डीएनए और राइबोसोम मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अब ये दो और स्ट्रक्चर रह गया आपका, एक लिपिड ड्रॉपलेट और एक स्टार्च ग्रेन। यह है आपका स्टार्च ग्रेन्यूल्स, स्टार्च ग्रेन्यूल या स्टार्च ग्रेन कुछ भी कह सकते हैं। और ये जो है इस तरह से गोल 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 गोल, ये है आपका लिपिड ड्रॉपलेट। अब इतना सारा स्ट्रक्चर आपको मिला, अब आप कहेंगे कि क्लोरोफिल नहीं मिला कहीं, और इसका मेन फंक्शन ही है फोटोसिंथेसिस। आपने प्रोटीन सिंथेसिस बता दिया, एक्सचेंज आयंस का बता दिया, पर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। हाँ, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में होता है, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में। इसीलिए ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अलग है और बीच का ल्यूमेन अलग है, वहां पे एंजाइम्स वगैरह होते हैं, और इसके मेम्ब्रेन में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन, chlorophylls are present in the membrane of thylakoids। ये देखिए, क्लोरोफिल कहाँ होते हैं, या क्लोरोफिल्स आर फाउंड इन लिख सकते हैं, या प्रेजेंट इन लिख सकते हैं, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में। और यहीं पे ये सनलाइट को ट्रैप करता है, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में ही सनलाइट को ट्रैप करता है, और वहीं पे सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी होता है। यानी थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में ही फोटोसिंथेसिस होता है, बट ऐसा नहीं है, ये भी
दो स्टेज में, स्टेज तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, बट स्टेज इसका दो है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो होता है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सनलाइट ट्रैप करता है, यहाँ सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उससे कुछ मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ प्रोडक्ट जैसे एटीपी, एनएडीपीएच ऐसे कुछ कुछ बनते हैं। हम लोग आगे अगर चलेंगे, अगर क्या मैं आगे चलूंगी ही 10th के बाद, तो डिटेल में हम लोग जाएंगे फोटोसिंथेसिस के। तो वहां पे यहाँ पे सिर्फ लाइट रिएक्शन होता है, ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में सिर्फ लाइट रिएक्शन होता है और यहाँ लास्ट प्रोडक्ट नहीं बनता। यहाँ फोटोसिंथेसिस का लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज नहीं बनता है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए बस, यहां से जो भी बनता है वो बन के स्ट्रोमा में चला जाता है और स्ट्रोमा में जाके कंप्लीट होता है रिएक्शन स्ट्रोमा में, और यहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन और इसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन, इसका लास्ट प्रोडक्ट स्ट्रोमा में बनता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है डार्क रिएक्शन में। यानी दो फेज में फोटोसिंथेसिस होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को छोड़िए, यहाँ पे इतना याद रखना, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होते हैं जहां लाइट रिएक्शन सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर वो स्ट्रोमा में आकर के फिर पूरा सनलाइट रहे ना रहे, लाइट डार्क रिएक्शन है वो, और वहां पे लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। और इसमें इन दोनों का फंक्शन मैं एक एक सब लाइन में बता दूं। ये स्टार्च ग्रेन्यूल है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टोर करके रखेगा ही, और जब जरूरत होती है तो एनर्जी भी प्रोवाइड करवाता है ब्रेक होकर के। और ये लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, ये भी इसमें लिपिड एंड फैट को स्टोर रखते हैं, ऑयल्स को, और जब ये सनलाइट कम या ज्यादा होता है तो उस समय ये क्लोरोप्लास्ट के शेप को चेंज करने में काम आता है। जैसे हम लोग कैसे आंख को ज्यादा सनलाइट में तो थोड़ा सिकोड़ लेते हैं, तो उस तरह से ये इसके शेप को भी सनलाइट के अकॉर्डिंग चेंज करने के काम आता है ये ड्रॉपलेट, लिपिड ड्रॉपलेट। और ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसको स्टोर रखता है, जरूरत पड़ने पर अगर एटीपी कम फॉर्मेशन हो रहा है या ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ये ब्रेक हो करके इसको प्रोवाइड करवाता है। ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। मूल रूप से इसका फंक्शन मैं पहले दोनों लिख चुकी हूं जो आपके स्टैंडर्ड का है, और बाकी अगर ये कुछ एक्स्ट्रा आपको लगे तो वो आप जैसे उसको मैनेज कीजिए। क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हो गया। चलिए, ओके, थैंक्स।